आज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ना है, ठीक है। आई एम सो मच शहजाद। और फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है क्या, आज हमने आधी पढ़नी है और आधी कल पढ़नी है, ठीक है। ये 8 है और 4 आज पढ़नी है, 4 कल। कल फ्राइडे है। मेरा इरादा तो है कल का लेक्चर लेने का, लेकिन अगर किसी इंगेजमेंट की वजह से, मतलब मसरूफियत की वजह से मैं नहीं ले सकी तो भी बता दूंगी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें हमारे पास मोनार्की, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, यूनिटरी फॉर्म, फेडरल फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आज हमने टोटलिटेरियन तक पढ़ना है। लेट्स सी मोनार्की क्या है। मोनार्की को हम अगर उर्दू में कहें तो ये बादशाहत का निज़ाम है, ठीक है। मतलब बाय डेफिनेशन मोनार्की ऐसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसमें लॉ मेकिंग पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर सारी की सारी एक बंदे के पास होती है, ठीक है। वहां कोई लेजिस्लेचर नहीं होता जो लॉज बना रहा हो, एक ही बंदा लॉ बना रहा होता है, ठीक है। वही बंदा एग्जीक्यूटिव भी होता है, जज भी होता है, ठीक है। और वो बंदा मतलब ये अथॉरिटी इसलिए रखता होता है क्योंकि वो बादशाह की औलाद था, मतलब जो पहला रूलर था उसका बड़ा बेटा था वो, ठीक है। तो इसका ये राइट, रूल करने का राइट लोगों पर, ये बाय बर्थ होता है, बाय मैरिट नहीं होता। अब वो जैसा भी है, मैरिट पे पूरा उतर रहा है नहीं उतर रहा, रूलर उसी ने रहना है, ठीक है। फिर क्या है, मोनार्की में एक बंदे में सारी की सारी सॉवरेन पावर वेस्ट होती है, ठीक है, उसी को दी जाती है। नॉर्मली हेरिडिटरी होती है और वो जब तक मरता नहीं है तब तक वो उस ऑफिस को रिटेन रखता है, ठीक है। वो उसी का ऑफिस रहता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बादशाह के मरने के बाद कोई दूसरा बादशाह बनता था, उसकी ताजपोशी होती थी। बहुत कमी से ऐसा होगा कि कभी किसी बादशाह ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करके अपने बेटे को कहा हो कि तुम आ जाओ अपने रूल पे, ठीक है। फिर क्या है, नॉर्मली ये दो तरह की पावर्स होती है, या तो जो रूलर है वो एब्सोल्यूट सॉवरन होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि लिमिटेड सॉवरन होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर देगी कि पावर किसकी कितनी है। उसके बाद क्या है, एंशियंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, सबसे पहली फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यही थी जो अराइज हुई थी। और नॉर्मली ये क्यों बनती है, ताकि सोसाइटी को एक्सटर्नल और इंटरनल क्राइसिस से बचाया जा सके। अगर कोई मतलब एक जगह पे कुछ लोग रह रहे हैं, उनके पास कोई यूनिफाइड कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं है जो उनको लीड कर रहा हो, तो फिर तो इश्यूज अराइज होंगे ना। तो इस चीज से बचाने के लिए क्या होता है, एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ, मेरी बात मानो इंटरनल क्राइसिस के इशू में या एक्सटर्नल क्राइसिस के इशू में, तो बाद में वही उनका बादशाह बच जाता है। मोर सेंट्रलाइज्ड पावर एज कम्पेयर टू एरिस्टोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी में पूरी फैमिली के पास पावर होती है, डेमोक्रेसी में सारे लोगों के पास पावर होती है, और इसके अंदर एक ही बंदे के पास पावर होती है, और उसके जितने भी एक्शंस होते हैं वो बहुत फिर सडन होते हैं, मतलब सडन इन द सेंस के वो मतलब जल्दी में काम कर सकता है, उसको जरूरत नहीं किसी से पूछूं। डेमोक्रेसी में लोगों की राय लेनी है या लेजिस्लेचर की राय लेनी है। एरिस्टोक्रेसी में जो फैमिली पूरी रूल में है, उन सबके लोग जो मेंबर्स हैं रूल में, उन सबसे पता करना है कि एक्शन लेना जरूरी है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जब एक बंदे के पास पावर है तो एक्सटर्नल क्राइसिस या इंटरनल इश्यूज के मसलों में वो बंदा फौरन से कंक्रीट स्टेप्स उठा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नॉर्मली शुरू में क्या हुआ कि कह रहे हैं कि मोस्ट मोनार्कीज शुरू शुरू में इलेक्टिव थी, ठीक है। कि जैसे जो भी सरदार बनता था वो लोग, मतलब एक सोसाइटी में कुछ लोग रह रहे होते थे तो वो सरदार उसको चुनते थे जो कि उनको सबसे बेस्ट लगता था, ठीक है। तो वो इलेक्टेड था ओरिजिनली, लोग इलेक्ट करते थे उसको, नॉमिनेट करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, डायनेस्टीज आ गई। मतलब डायनेस्टी का क्या मतलब, वो हेरिडिटरी ऑफिस बन गया कि जी बादशाह, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, डायनेस्टी बन गई। जैसे हम देखते हैं पहले हमारा इस्लाम की हिस्ट्री भी हम देख लें तो शुरू में क्या है, इलेक्टिव ऑफिस था। लेकिन जब बनु उमैया ने हजरत अमीर माविया ने हजरत अमीर माविया ने यजीद को बनाया रूलर, तो फिर उसके बाद बनु उमैया में ही सारा चलता आया रूल, तो वो हेरिडिटरी ऑफिस हो गया। अच्छा, प्रिमिटिव टाइम में ये समझा जाता था कि जो मोनार्क्स है ना वो डिवाइन डिसेंडेंट है गॉड के, मतलब जो रूलर है वो विसिरेंट है गॉड का, ठीक है।
तो वो फिर ना मोनार्क को ना अकाउंटेबल रखते थे, ना उसको हटाने की सोचते थे, चाहे वो मेरिट पे पूरा उतारा होता था नहीं उतारा होता था। तो ये इशू था, ठीक है। डिवाइन डिसेंडेंट ऑफ द गॉड, उसकी हर बात मानी जाती थी, वो चाहे जितना मर्जी टैक्स लगाए, लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाए, लेकिन लोग फिर भी अपने रूलर के साथ लॉयल रहते थे, रिस्पेक्ट करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर क्या है, ये खत्म कैसे हुआ, जब लोगों में अकल आना शुरू हुई, ठीक है। फिर कैपिटलिज्म भी स्टार्ट हुआ कि कुछ लोगों के पास जब दौलत थी तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, अपनी इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी, ठीक है, और वो भी अमीर होने लग गए। इस तरह कुछ रेवोल्यूशन भी आए पास्ट में, मतलब जब ये सारा कुछ हुआ, लोगों ने देखा कि मोनार्की हमारे मसले हल करने में नाकाम हो गई है और हम बेचारे बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं, और कैपिटलिज्म ने भी लोअर क्लास का बहुत ज्यादा काम खराब किया था, तो रेवोल्यूशन आ गया। फ्रांस में भी मोनार्की के अगेंस्ट रेवोल्यूशन आया था, इंग्लैंड में भी मोनार्की के अगेंस्ट रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड में फ्रांस दोनों में मोनार्की खत्म हो गई थी, लेकिन इंग्लैंड में 10-15 साल बाद उसको रिस्टोर किया गया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मतलब मोनार्की की पावर इस तरह कम हो गई इन इन मसलों की वजह से, और ज्यादातर पावर किसके पास चलेगी, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जिनको लोग इलेक्ट करके लेकर आए थे लेजिस्लेशन में, ठीक है। अब जो है हम रियल मोनार्की बहुत कम जगहों पे देखते हैं, नॉर्मली वेस्ट में तो है ही नहीं रियल मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की। लेकिन जो एब्सोल्यूट मोनार्की अब मौजूद है ना, वो कुछ सेंट्रल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है, और ये एक इंडोनेशिया के करीब एक कंट्री ब्रुनाई, वहां पर है, ठीक है। ब्रुनाई है, सऊदी अरेबिया, ओमान है, स्विट्जरलैंड है। तो इधर हम मोनार्की देखने में हमें मिलती है। मोनार्की की कितनी टाइप्स होती हैं, मोनार्की की 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल या लिमिटेड मोनार्की, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की नाम से ही पता लग रहा है कि जी जो रूलर है ना, जो सॉवरन है, वो एब्सोल्यूट सॉवरन है, उसको कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। वो जो जिस मुल्क पे, जिस स्टेट पर वो रूल कर रहा है ना, वहाँ के सिटीजन, वहाँ की स्टेट उसकी है, ठीक है। तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज, लॉज वगैरह, मतलब जो भी है ना, वो सब इसके हैं, सारा कुछ इससे बिलोंग करता है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है ऐसा जो कि रूलर से ऊपर हो, ठीक है। अब रूलर जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा, ये लॉ के अगेंस्ट काम करेगा, उस पर से सजा नहीं दी जाएगी, बाकी सबको सजा दी जाएगी। मोनार्की में ये है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की puts total trust in a well-bred and well-trained monarchs raised for the rule from the birth, ठीक है। कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है ना, उसमें क्या होता है, एक इंसान को सारा का सारा इख्तियार दे दिया जाता है, जो कि मतलब समझ लें कि पैदा ही इसलिए हुआ था, या बचपन से लेके उसको ट्रेन अब तक इसलिए किया गया था कि उसने रूल करना, फाइन। तो हमारे पास बहुत सारी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं एब्सोल्यूट मोनार्की की, जैसे लुइस था, फ्रांस का लुइस 14, ठीक है, वो एब्सोल्यूट मोनार्क था। और इसके अलावा जब ये क्या नाम है उसका, इंग्लैंड में चार्ल्स वन एब्सोल्यूट मोनार्क था, जिसने टैक्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, तो सिविल वॉर छिड़ गई थी। फिर जो रशिया के जार होते थे, वो भी एब्सोल्यूट मोनार्क्स थे, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की की एग्जांपल्स हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल या लिमिटेड मोनार्की, नाम से पता लग रहा है कि जी लिमिटेड है ये। लिमिटेड क्या है, इसकी पावर लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया है कि जो मोनार्क है ना, उसके इख्तियारात इतने होंगे, वो इन इख्तियारात से बाहर तजावुज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो तजावुज करेगा तो फिर उसको भी नुकसान है और स्टेट को भी नुकसान है। अब जैसे कि हम देखते हैं, ये मतलब लिमिटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कंसेप्ट आफ्टर इंग्लैंड की रेवोल्यूशन के बाद आया था, ठीक है। इंग्लिश रेवोल्यूशन आया था कुछ 1688 में, ठीक है। उसके बाद जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था, कोई एक्ट पास हुआ था जिसमें क्या किया था इन्होंने, मोनार्क की सारी पावर जो है वो खत्म कर दी, तकरीबन खत्म कर दी थी, सारी पावर जो है ना लेजिस्लेचर के पास आ गई थी। फ्रांस में भी यही हुआ। फ्रांस में तकरीबन 101 साल बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, इंग्लैंड के रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद वहां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, या समझ लें खत्म ही कर दी थी उन्होंने। वो जो नेपोलियन आया था, एक तरह से वो डिक्टेटर की तरह रूल कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। फिर अब
मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज क्या होता है, उनके पास पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। जैसे इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट है, ठीक है। अब ये पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, वो बंदा हो सकता है जो हेरिडिटरी है या इलेक्टेड किंग और क्वीन है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। एग्जेक्टिव पावर्स तो होती हैं, लेकिन वो जो है ना एग्जेक्टिव पावर्स खुद यूज नहीं कर रहे होते, उनका जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो यूज कर रहा होता है। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ द स्टेट वो क्वीन या किंग होता है। फाइन, ये मोनार्की की टाइप है। हमारे पास इंग्लैंड की एग्जांपल जो है ना वो लिमिटेड मोनार्की की एग्जांपल है। फिर इस तरह एक और है हमारे पास डेनमार्क में, वहां पर भी लिमिटेड मोनार्की है, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो इसका फायदा है कि सॉलिड सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है। सॉलिड सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, कोई इलेक्शन भी नहीं होते और कोई मसला भी नहीं होता कि जी रूलर को हटाना है या कुछ इस तरह का काम करना है। तो क्या होता है कि सारा का सारा फोकस जो रूलर का होता है ना वो फिर इसी पर होता है कि मुल्क को कैसे तरक्की दी जाए, ठीक है। और उसको डिसीजन मेकिंग के लिए और लोगों की जरूरत भी नहीं होती कि वो भी उसके फैसले में अगर हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ही कोई काम हो सकता है। वो आराम से जितनी भी उसने नई पॉलिसीज बनानी है, जो भी काम करना है, इम्पोज करनी है, वो आराम से करेगा, ठीक है। सॉलिड गवर्नमेंट है। फिर क्या है, लीडरशिप स्टेबिलिटी। अब मोनार्क है, उसका टेन्योर उसकी मरने तक है, ठीक है। ये नहीं है कि जी 5 साल बाद इसने चले जाना है, 4 साल बाद चले जाना है या 7 साल बाद चले जाना है, कुछ भी नहीं है। उसने हमेशा ताहयात रहना है जब तक वो है। तो वहाँ लीडरशिप स्टेबिलिटी रहेगी उस स्टेट में। उनको मसला ही नहीं है कि भाई ये मतलब एक एक्सपीरियंस बंदा है जो पहले भी इसने 10 साल रूल किया है, आगे 10-12 साल मजीद रूल कर सकता है वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद जब गवर्नमेंट चेंज होगी तो नए लोगों को समझ ही नहीं आ रही होगी पहले कौन सी पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी, अब कौन सी पॉलिसीज यूज करी जाए, ठीक है, या उनको किस तरह कंटिन्यू रखा जाए। तो ये बात है। फिर एज यू नो इलेक्शन ही नहीं होते, ठीक है। इलेक्शन जब नहीं होते तो ना ही कंट्री में बैलेट पेपर भिजवाने का मसला, ना ही वो बूथ बनाने का मसला, और ना ही अमला अपॉइंट करने का मसला। तो ये सारा एक्सपेंडिचर बच जाता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिकल है। फाइन। तो हमेशा यही होता है कि जो बादशाह है उसका बेटा या उसका भाई वो रूल करेगा, जरूरत ही नहीं है इलेक्शन करवाने की। फिर नॉन पार्टीजन लीडरशिप होती है, वो बंदा न्यूट्रल होता है, उसको किसी को जवाब भी नहीं देना होता। वो जो कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो उसका अमर है, उसने लोगों को बताना है, ठीक है। मतलब जो भी कर रहा है उसको जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की, ना किसी को अकाउंटेबल ही नहीं है वो किसी को, ठीक है। तो उसको जरूरत भी नहीं है कि लोगों को किसी तरह मैं खुश करके वोट्स ले लूं, ठीक है। तो नॉन पार्टिसन लीडरशिप होती है, न्यूट्रल होता है, अपने काम जो है उसको जरूरत भी नहीं है, खुद कर लेता है। फाइन। नेक्स्ट क्या है, रूलर की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। अब इनकरेजेस द रिस्पेक्ट फॉर द रूलर। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपने देखा है कि मोनार्क्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनकी इज्जत ज्यादा की जाती है। बादशाह है, सुल्तान है, तो उसको इज्जत भी ज्यादा दी जाती है। वो एक जाहो जलाल रोब दबदबा उस बंदे का होता है, ठीक है। तो रूलर की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इनकरेज होती है इस तरह के सिस्टम्स में। फिर करप्शन प्रैक्टिसेस भी नहीं होती है। करप्शन प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है, बादशाह है, उसे पता है कि मेरी सल्तनत है और मैंने यहाँ से हटाया भी नहीं जाना। ये नहीं है कि 5 साल बाद मेरा रूल खत्म हो जाएगा तो मैं जितने पैसे जमा करना चाहूँ कर लूँ अभी। तो करप्शन भी नहीं होती, उनको लस्ट भी नहीं होती मनी की। वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारी आवाम हमसे खुश रहे, ठीक है। तो करप्शन होगी नहीं। फिर एक मोनार्क के लिए उसकी फैमिली की तरह ही होती है उसकी स्टेट, मतलब उसका घर है, उसके खानदान है, उसकी राया। तो वो ट्राई करता है कि वो हैप्पी रहे, वो अच्छी तरीके से अच्छी लाइफ गुजारे, क्योंकि उसके लिए तो उसके वाम बच्चे ही है ना उसके, ठीक है। रूलर के लिए उसके वाम उसके बच्चे हैं। तो एक ऑर्गेनिक काइंड जो है ना, ऑर्गेनिक टाइप की ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर कोई रिलेट कर सकता है, ठीक है। जो भी किंग है वो अपनी आवाम से जो है आराम से रिलेट कर सकता है,
कि मेरी आवाम है, मैंने इनकी बेहतरी के लिए काम करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट डज नॉट शेयर ब्लेम गेम। अब इसका क्या मतलब है, भी देखें डेमोक्रेसी में, एरिस्टोक्रेसी में, या ये हमारे पास प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इसमें मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब हर इदारे का अपना अपना मिनिस्टर है, और समटाइम्स क्या होता है, कुछ इदारों के काम ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कोई काम खराब हो जाए जिसमें 2 से 3 लोग इन्वॉल्व हो, या 2 से 3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, तो वह ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि ये तो हमारा काम नहीं था, ये तो इसका काम था, या मुझे नहीं पता था, उसे पता था। लेकिन यहाँ क्या है कि एक ही बंदा ऑल इन ऑल है, और वो ब्लेम गेम शेयर नहीं करता, जो गलती है बस उसकी है और उसको सही करनी है, ठीक है। तो एक तरह से फिर काम उसको पता होता है कि मैंने करना है तो करना है, और सही करना है तो सही करना है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इनकरेजेस लीडरशिप सुटेबिलिटी। अब जैसे आपको पता है कि अभी हमारे पास पीटीआई की गवर्नमेंट चल रही है, तो इसमें जो एक तरह से गवर्नमेंट में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट चलाने का, उन्होंने कभी नहीं चलाई, तो इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस्ड नहीं है। लेकिन क्या होता है, बादशाह का बेटा शहजादा, और बादशाह को पता है कि मेरे बेटे ने ही अगला किंग बनना है, तो वो उसको उस तरह से ट्रेन करना शुरू कर देता है। बचपन से ही उसको इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बड़े होकर किंग बनना है, ठीक है। तो वो फिर उसके जहन में वो सारी बातें बिठाई जाती हैं, उसको उस हिसाब से एजुकेशन दी जाती है, उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है कि वो बड़ा होकर अच्छा लीडर बने। तो इट इनकरेजेस लीडर सुटेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अनसिविलाइज्ड और अंडर डेवलप या अनडेवलप्ड सोसाइटीज में ही काम हो सकता है इसका, ठीक है, ये चल सकता है क्योंकि लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते, भोले भाले होंगे अनसिविलाइज्ड अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज में, एजुकेटेड तो है नहीं, और बारबेरियंस है या बार्बरस है, वेल डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसे टाइम में एक अच्छा लीडर जो अपनी आवाम को, अपनी राय को एक बाप की तरह डील करे, ठीक है, और उनको अपनी औलाद समझे, तो उनको वो सही कर सकता है, डेवलप्ड कर सकते, सिविलाइज्ड बना सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहली बात ये आ गई कि इट लीड्स टू पुअर लीडरशिप। अब इसका क्या मतलब है, इट लीड्स टू पुअर लीडरशिप। अब क्या है, एक बंदा रूल कर रहा है कंट्री को जब तक वो जिंदा है, अब बीच में चाहे उसकी तबीयत खराब हो, या वो मेंटली अनस्टेबल हो, या कुछ भी हो, तो वो सही है नहीं है, फिजिकली सही है नहीं है, मेंटली सही है नहीं है, लेकिन उसने ही रूल करना है टिल हिज डेथ, टिल हिज और हर डेथ, ठीक है। और अगर अगर वो डिस्पॉट हो जाता है, तो वो तो किसी को अकाउंटेबल भी नहीं था, तो मैसेज उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो सही से काम नहीं कर पा रहा तो मैसेज उसको रिमूव भी नहीं कर सकते। तो पुअर लीडरशिप है, वो बंदा संभाल ही नहीं पा रहा, स्टेट तो सारी मतलब समझने के डाउनफॉल का शिकार हो जाएगी। फिर इट डज नॉट अलाउ डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। अब देखें हेरिडिटरी ऑफिस है, अनलाइक पॉलिटिशियंस, वो उसको किसी ने चूज ही नहीं किया मोनार्क को, उसको बस ले आए हैं, लोगों की से ही नहीं है कि वो इस बंदे को अपना रूलर बनाना भी चाह रहे हैं कि नहीं। तो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी के अगेंस्ट है, मोनार्की डेमोक्रेसी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। देन क्या कह रहा है, इट माइट लीड टू हैविंग अ लीडर हु माइट नॉट बी एज सीरियस एज नीडेड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे बादशाह जो होते हैं वो नॉर्मली बहुत ज्यादा दौलतमंद होते हैं, तो उनकी औलाद जो है अय्याश हो जाती है, ठीक है, अय्याश हो जाती है। तो अब जो रूलर, मतलब अब ये जो बेटा है बादशाह का, इसने रूलर बनना है, इसने किंग बनना है, वो इस काबिल है ही नहीं, वो इतना सीरियस है ही नहीं इन चीजों को लेके, इन जिम्मेदारियों को लेके। हालांकि स्टेट को चलाना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर सही तरह से नहीं, सीरियसली नहीं निभा रहा, तो कौन सफर करेगा, आम हवाम, आम लोग, ठीक है। तो ये एक इशू है, ठीक है। तो वो सीरियस मतलब मेरिट पे तो आना चाहिए ना, कम से कम मेरिट पे आता ही नहीं है, और उसे पता है कि मैंने तो किसी को जवाब ही नहीं देना, तो वो फिर जो करना चाहेगा वो करेगा। उसने जब किसी को जवाब ही नहीं देना, तो वो फिर अपना पावर का किसी भी तरह यूज करे,
या इकोनॉमिक पर्स का किसी तरह भी यूज करें, नेशनल पर्स का, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और लायबिलिटी नहीं होती। ऑब्वियसली कोई ऐसा इदारा ही नहीं है या लॉ नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो इसको अकाउंटेबल रख रहा है, ठीक है। तो वो अकाउंटेबल ही नहीं है, इनएफिशिएंट हो जाएगा, बैड लीडर हो जाएगा, तो फिर कौन उसे हटाएगा? लोग तो उससे कोई सवाल भी नहीं पूछते, बादशाह सलामत आपने ऐसे काम किया, आपने ऐसे क्यों काम किया, हमारा नुकसान हुआ है, हमारी जमीनें ले ली, या हमारे बच्चों के साथ जो है वो चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं आपकी जमीनों पे, ठीक है। तो कोई उसको अकाउंटेबल नहीं रख सकता अगर वो डिस्पोर्ट हो जाए तो। फिर क्या कह रहे हैं, इट इन्वेस्ट मच पावर एंड फेम टू अ सिंगल इंडिविजुअल। वो सुप्रीम लेजिस्लेचर है, जुडिकेटर है, फिर एग्जेक्टिव है, और सारी की सारी पावर उसके पास है, मतलब ऑल इन ऑल है। अब मतलब कि क्या है, उसके पर्सनल एडवाइजर्स तो होते हैं, वजीर मुशीर होते हैं, लेकिन क्या होता है, फाइनल से उसकी होती है। अगर वो कह दे कि मैंने ये जो है वो क्या कह ले पॉलिसी में नहीं अमल दरामद होने देना, तो बस नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरा पर्सन अपनी मर्जी नहीं कर सकता, बहुत सारी ताकत उसके पास है, वो जिस डगर पे चाहे उस स्टेट को ले जाए। फिर इट्स स्ट्रक्चर इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इंटरनली। अगर अगर मोनार्क्स इररिस्पांसिबल हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए, तो इनको हटाना, मतलब लोग इनको हटा नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। इनको रिप्लेस करना या इनको हटाना, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो कि फिर आप इनका कत्ल कर दो, बस यही हो सकता है। इनको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब असैसिनेट कर दें, तो फिर ही कुछ हो सकता है हल, फिर ही कोई रूलर आ सकता है, ठीक है। हो सकता है कि बादशाह इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो, उसका कोई दूसरा वजीर, मतलब वजीर आजम नहीं, वजीर कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो और लोग चाह रहे हैं कि वो आ जाए, तो वो आ भी नहीं सकता, क्योंकि हेरिडिटरी ऑफिसर है वो, बादशाह उसका बेटा ही रूलर बनेगा। इस चीज ने भी ना ऑटोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा काम खराब किया था, क्योंकि वहाँ हेरिडिटरी ऑफिस था, और जो रूलर्स आते थे वो बिल्कुल इनफेक्टिव होते थे, उन मतलब वो मेंटली अनस्टेबल नॉर्मली होते थे। 3-4 रूलर्स के बारे में पढ़ा कि वो मेंटली बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थे और वो रूल कर रहे थे। फिर क्या है, इट्स हेरिडिटरी ऑफिस इज नॉट जस्टिफाइबल। हाईएस्ट ऑफिस है, मोनार्क है, स्टेट चला रहा है, लोग इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब एक इनकम्पिटेंट बंदा जो है उसको आप ऊपर ले आए हो, तो ये कहाँ जस्टिफिकेशन है? वो लोग क्यों सफर करें जो उस कंट्री में रह रहे हैं? ये बादशाह को बनाए, फिर ऐसे बंदे को बनाए जो स्टेबल इंसान हो, ठीक है, कैपेबिलिटीज देख के बनाए, मेरिट देख कर बनाए। ये क्यों कि भाई ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और रॉयल ब्लड है और बादशाह का बेटा, इसलिए हमने इसे बना दिया, तो हेरिडिटरी ऑफिस जस्टिफाइबल नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, इट कैन डिजेनरेट इनटू टिरेनी। अब अगर उसके पास पावर बहुत ज्यादा है और वो करप्ट हो गया, वो डिस्पॉट हो गया है, तो टिरेनी ही है। अपनी मर्जी से लॉ को जिस तरह चाहे यूज कर रहा है, क्योंकि खुद ही वो लेजिस्लेचर है, एडजुडिकेटर है, एग्जीक्यूटर है, ठीक है। तो वो लोगों को एक्सप्लॉइट करेगा, जितना उसने टैक्स लगाना है वो लोगों पे लगाएगा, जितनी ज्यादतियां करनी है वो करेगा, कोई से पूछ नहीं सकता, ठीक है। तो टेरेंट हो जाएगा वो। फिर इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ बहुत ज्यादा हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट में आने वाले लीडर्स या मिनिस्टर्स क्या करते हैं, वो मतलब गवर्नमेंट में आ गए ना, मिनिस्टर्स आ गए और मोनार्क है और उनको पता है बादशाह सलामत हमारी हर बात मानते हैं, तो वो ना लोगों पे ज्यादतियां करना शुरू कर देते हैं, अपने पास दौलत को जमा करने लग जाते हैं, फजूल के टैक्सेस लगाए कि वो लोगों पे कि हमारे पास पैसा जमा हो जाए, और जो आम आवाम होती है ना उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, मूवीज में और बुक्स में पढ़ा होगा, तो इस तरह ही होता है, क्योंकि उनकी हालत बहुत मिजरेबल हो जाती है। अगर बादशाह ठीक नहीं है, वो सही से कंट्रोल नहीं कर सकता अपने जो है पॉलिटिकल लीडर्स को, मिनिस्टर्स को, तो फिर आवाम बहुत ज्यादा सफर करती है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनार्की थे। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट क्या है, डिक्टेटरशिप। अब जैसे मोनार्की है ना, डिक्टेटर भी वन मैन शो है, ठीक है, लेकिन ये बंदा लीगल अथॉरिटी के थ्रू या लीगली नहीं आया, ठीक है, ना ही ये बादशाह का बेटा है, ना ही लोग इसे लेकर आए, ये
कुछ प्रोपेगेंडा का यूज करके, अपनी पावर का यूज करके पावर में आ गया। ठीक है, अब इसने जो है वो पावर किस तरह अज्यूम की है, एक्स्ट्रा लीगल पावर अज्यूम कर ली है। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट खुद से आ गया ये। ठीक है, फोर्ड ने कहा है, फोर्ड क्या कह रहे हैं, डिक्टेटरशिप इज द अजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटी बाय द हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट है, उसने एक्स्ट्रा लीगल अथॉरिटी अपने ऊपर ले ली है, मतलब और ही ज्यादा जो है वो मोनार्क से भी ऊपर हो गया। अल्फ्रेड क्या कह रहे हैं, डिक्टेटरशिप इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वन मैन who has not obtained his position by inheritance but either by force or by consent or normally by the combination of the both। ठीक है, गवर्नमेंट का इनहेरिटेंस ऑफिस नहीं है, इसने या तो फोर्स से आ गया या लोगों की कॉन्सेंट से आ गया, या हो सकता है कि दोनों चीजों से ही आ गया, कंसेंट भी और फोर्स भी हो। ठीक है, अ डिक्टेटर मस्ट हैव एब्सोल्यूट सोवरेनिटी, डिक्टेटर की एब्सोल्यूट सोवरेनिटी होती है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी वो नहीं हो सकती, डिक्टेटरशिप हमेशा एब्सोल्यूट पावर होती है। ऑल द पॉलिटिकल पावर मस्ट अल्टीमेटली emanate from his will and it must be unlimited in scope। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पावर है ना वो इसी से बिलोंग करती है और इसकी पावर की कोई लिमिट नहीं होती, ना ही किसी को अकाउंटेबल है, ना इससे किसी को जवाब देना है, ना ही लोग इससे कोई सवाल पूछ सकते हैं, तो इसकी पावर के अनलिमिटेड है। देन क्या कह रहे हैं, एक डिक्टेटर जो है स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को अथॉरिटेटिवली चलाता है, लॉ के मुताबिक नहीं चलाता, अपनी मर्जी से चलाता है, और फिक्स टेन्योर भी नहीं होता। डिक्टेटर का भी यही है कि जब वो मर गया या वो खुद छोड़ना चाहेगा सीट को तो ही कोई दूसरा बंदा आ सकता है, चाहे अब लोग उससे खुश है नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, डिक्टेटरशिप सबसे पहले शुरू कहाँ से हुई थी और आई कैसे थी, ये सारा कुछ है। तो जी 1914 में हुई हमारे पास वर्ल्ड वॉर 1। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ना क्या हुआ कि जो काफी सारी कंट्रीज थी जहां डेमोक्रेसी चल रही थी ना, उनके लीडर्स ने क्या किया कि एक्स्ट्रा पावर अपने ऊपर ले ली। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स ने एक्स्ट्रा पावर अपने ऊपर ले ली, जो गवर्नमेंट में थे या पार्लियामेंट में बैठते थे, और इन्होंने क्या किया कि लोगों के फ्रीडम और राइट का कोई ख्याल नहीं रखा और उनके राइट और फ्रीडम भी ले लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, डेमोक्रेसी को एक धचका लगा, सेटबैक हुआ और डिक्टेटरशिप आ गई। ठीक है, ये कॉज ऑफ राइज थी। नेक्स्ट है क्या जी, ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज। अब 1919 में ना ये ट्रीटी हुई थी। अब इस ट्रीटी का मकसद ये था, ये इसे पेरिस एक्ट भी कहते हैं इस ट्रीटी को। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 को खत्म करना और कुछ पुरअमन तरीकों से खत्म करना। फाइन, ये हमारे पास कौन है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दी थी, वुड्रो विल्सन ने दिया था ये कंसेप्ट। तो उसने कहा था कि आप लोग ना ट्रीटी साइन करें। जर्मनी और इटली ने, या मतलब जो भी कंट्रीज हैं, एक जर्मनी ने वॉर स्टार्ट की थी, जर्मनी को कहें आप इतना पैसा दे हमें। ठीक है, तकरीबन कुछ बनता था 66 मिलियन यूरोस। ठीक है, वो सारा पैसा इनको देना था, और बाकी सारी जो है कंट्रीज ने, जैसे यूके है, फ्रांस है और इंग्लैंड कह रही हूँ, यूएसए, इन सब ने पैसा लेना था जर्मनी से, भरपाई करनी थी कि वो जंग का जितना भी खमियाजा भुगतना है ना वो जर्मनी भुगते, क्योंकि जर्मनी ने स्टार्ट की थी वॉर। फिर लीग ऑफ नेशन बनाई थी इन्होंने, तो मतलब ये ट्रीटीज ऑफ वर्साइली थे। अब इसका क्या हुआ कि जर्मनी के ऊपर इतना हैवी टैक्स लगा दिया, इतना हैवी टैक्स लगा दिया कि वो जर्मन के जो लोग थे ना वो पे करने के काबिल ही नहीं रह गए, और इतनी ह्यूमिलिएशन, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई थी जर्मन कौम की ना, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में ये भी कहा था कि वो माफी मांगे सारी नेशन से ना, सारी दुनिया के लोगों से जिनके ना लोगों की डेथ हुई है जर्मनी की वजह से। तो जिससे ना इस ह्यूमिलिएशन की वजह से हिटलर जैसे लीडर वहां उभरा 1933 में। मतलब वो पहले से कोशिश कर रहा था लेकिन 33 में वो पावर में आ गया, और फिर उसने क्या किया, एज ए डिक्टेटर जर्मनी को रूल किया। हालांकि जर्मनी उस टाइम पे डेमोक्रेटिक कंट्री थी,
लेकिन उसने फिर सारी पावर अपने पास एज्यूम कर ली। वहां का जो रूलर था ना, उसको भी कह दिया बेटा तुम साइड पे हो, जो सारी आवाम मेरे साथ है, मैं जो करना चाहूंगा मैं करूंगा। और वो करिज्मेटिक लीडर था, लोग उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, उन्हें लगता था कि जर्मनी के जो भी मसले मसाइल है ना हिटलर सॉल्व कर देगा। तो हिटलर ने क्या किया, रूल करना शुरू किया और फिर साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जर्मनी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का एक पॉइंट ये भी था कि जी ये फौज नहीं रख सकते, सिर्फ इतनी फौज रखेंगे जो सरहद की हिफाजत के लिए चाहिए। असला भी नहीं रख सकते, असले के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी नहीं कर सकते, वॉरशिप्स भी नहीं रख सकते, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन की थी इन्होंने जर्मनी की। जिसकी वजह से फिर हिटलर ने काम करना शुरू किया और फिर एक असलाह बनाने की फैक्ट्रीज और वॉरशिप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या इसने बना लिया। जिसके फिर जो जर्मनी से लैंड वगैरह ले ली गई थी, हिटलर ने उसको रिटेन करने की कोशिश की और वो एक तरह से डिक्टेटर बन गया। और लोग उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, स्ट्रॉन्ग बिलीव था। तो क्या हुआ कि ये उसको रूल करता रहा एज ए डिक्टेटर, क्योंकि लोग पीछे थे इसके। नेक्स्ट क्या है, इनकम्पिटेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 जब चल रही थी तो बहुत सारे लीडर्स ने क्या किया, अज्यूम कर ली एक्स्ट्रा पावर और खुद को एज अ डिक्टेटर मनवाने लगे। इसमें एक मौसोलिनी भी था, ठीक है। जर्मनी से एक तो हिटलर था, दूसरा इटली से मौसोलिनी था। ये दोनों आप समझ लो कि दोस्त ही थे, लेकिन मौसोलिनी पहला बंदा था और हिटलर बाद में। हिटलर मतलब मौसोलिनी के देखा देखी आ गया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारे क्राइसिस देखे शुरू में, लेकिन उसके बाद ना इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग जो है ना मिल जाते हैं और अपनी कंट्री को जो डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना आप बोल्ड स्टेप्स नहीं ले सकते, आपको अवाम का सोचना पड़ता है। अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो अगर इजाजत देंगे तो होगा। तो एक तरह से यहाँ इन हालात में आके ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनकम्पिटेंट हो जाती है, क्योंकि वो स्विफ्ट स्टेप्स नहीं ले सकती। तो डिक्टेटरशिप ने इन क्राइसिस से निकालने में जर्मनी को इटली को बहुत ज्यादा हेल्प की थी, ठीक है। फिर क्या है, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंडीशंस नहीं थी इटली में, जर्मनी में, और उस टाइम पे रशिया में भी ना रूल था जार का। तो वो लोग भी एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम कर रहे थे। तो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन से नहीं थी, लोगों को इंसान समझा ही नहीं जाता था। वो जो रूल में था वो ये समझता था कि मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मेरे पास इन लोगों के तमाम मसाइल का हल है, तो मैं जिस तरह चाहूँ अब एक्ट करूँ, ठीक है। तो वो लोगों के राइट्स का भी ध्यान नहीं रखते थे। उस टाइम नहीं, जार का नहीं था उस टाइम पे रशिया में, उस टाइम पे स्टालिन था रशिया में। और स्टालिन भी एक बहुत बड़ा डिक्टेटर गुजरा, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो है ना, इन सब ने, मौसोलिनी ने, हिटलर ने और स्टालिन ने एज ए डिक्टेटर रूल किया, क्योंकि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस थी नहीं उस टाइम पे। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेबिलिटी टू सिक्योर इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया कि जी जर्मनी में भी एक तरह से इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं थी, उनको पैसे पे करने थे, ठीक है। ये हमारे क्या नाम है, एलाइज को पैसे पे करने थे। तो इंस्टेबिलिटी थी, सॉरी इनेबिलिटी थी, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी थी ही नहीं लोगों के पास। वो जितना भी पैसा आवाम कमा रही थी ना, वो उनको रूलर्स को देना था। टैक्सेस बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई तो रूलर्स को आना पड़ा आगे, इस तरह के डिक्टेटर्स को आना पड़ा था कि लोगों को जो है इकोनॉमिकली स्टेबल करे। जो ये इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसको स्टेबल करने के लिए फिर ये लोग आए थे आगे, ठीक है, डिक्टेटर्स। मेरिट्स क्या है इसके, अगेन इसका भी वही मेरिट है कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। तो क्या है, डिक्टेटरशिप में जो है वीकनेस जो होती है ना गवर्नमेंट की, वो खत्म हो जाती है और पावरफुल गवर्नमेंट आती है सेंटर में, ठीक है। वो जो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आप काम नहीं कर रहे होते, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से वो सारे काम आप कर सकते हो आराम से। जैसे हम पाकिस्तान में भी देखे, जब अयूब खान का दौर था ना, हमने बहुत तरक्की की, क्योंकि अयूब खान जिस प्रोजेक्ट को उठाता था उसे पता था कि मैंने ही कंप्लीट करना है और मैं कर लूंगा, ठीक है। उसको जरूरत नहीं थी कि जी वो पार्लियामेंट से पूछे या सूबाई असम्बलियों से पूछे, कोई मसला नहीं था, ठीक है। तो इसके इनकी जो है रिजीम में
कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं आते, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, ठीक है, प्रोविंशियलिज्म के मसले सारे भी हल हो जाते हैं। जो रूलर करना चाहता है वो रूलर करता है, ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। फिर स्टेबल एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट। स्टेबल गवर्नमेंट तो आ गई क्योंकि डिक्टेटर जिस तरह रूल कर रहा होता है ना, वो अपने आगे किसी को खड़ा नहीं होने देता, ठीक है, जब वो अपने आगे खड़ा ही नहीं होने देता, वो स्टेबल गवर्नमेंट है। और एफिशिएंट गवर्नमेंट होती है क्योंकि रूलर जो है ना, वो लोगों को एक तरह से ना सुरपूर्ण दिखा के आता है रूल में, कि भाई देखो तुम्हारे सारे मसाइल का हल मेरे पास है और मैं इन सबको हल करने की पूरी पूरी पावर रखता हूँ। और वो फिर ये काम करता भी है। जैसे मैंने भी बताया, अयूब खान के दौर में हमने बहुत ज्यादा काम किया है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत काम किया है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हैं, पावर प्लांट्स लगे हैं, डैम बने हैं, वो सब अयूब खान के दौर में लगे हैं। अब जैसे एफिशिएंट गवर्नमेंट है, एफिशिएंटली काम कर रही है, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो आएगी ही हर हाल में, क्योंकि उसी स्लोगन के साथ तो आते हैं कि हम आपके मसले हल करेंगे। मसले ज्यादातर इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से आते हैं, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ जाती है। हिटलर ने और मोसोलिनी ने यही तो काम किया था, उन्होंने इंडस्ट्री वगैरह लगाई थी। फिर जैसे माओ है चाइना में, उसने भी तो डिक्टेटर की तरह रूल किया था और चाइना को एक तरह से उस टाइम पे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देने की पूरी पूरी कोशिश की थी। स्टील बनाया बहुत ज्यादा उसने, ठीक है। फिर ये स्टेप्स भी इस तरह के बोल्ड स्टेप्स लेते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, जैसे होर्डिंग कर रहे होते हैं या वॉयलेशन कर रहे होते हैं इंडस्ट्रियल लॉज की। ब्लैक मार्केटर्स होते हैं, स्मगलर्स होते हैं, तो उनको अच्छी तरीके से वो पकड़ते हैं। और जो भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को से साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो उनको सजा भी बहुत सुवेयर मिलती है। फिर क्या है, सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं ताकि कंट्री स्ट्रॉन्ग हो, जितने भी सोशल इवल्स हैं वो खत्म हो। प्रोपेगेंडा और लॉस की वजह से जो है मसले मसाइल, उनको हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर जो क्राइसिस आते हैं उनको बोल्डली जो है फेस करते हैं, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्राइसिस, क्योंकि सारी की सारी पावर एक बंदे के हाथ में है। और वो जब स्टेप लेगा ना, तो वो स्टेप वो पूरा भी करेगा, ठीक है, सिर्फ स्टेप नहीं लेगा, वो उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। डिसीजंस को एक प्रॉम्प्ट टाइम पे लेते हैं और उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं। कोई जो है अगर सीक्रेट लीक हो जाए या कोई बंदा अगर कर रहा है, तो वो उसके मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है मेरिट्स। मेरिट्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है डीमेरिट्स के मसले मसाइल क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि जी curtailment ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। डिक्टेटरशिप का मेन डिफेक्ट ही है कि ये लोगों के राइट्स और लिबर्टी को कर्टेल करती है। अब अगर एक गवर्नमेंट जो है वो टॉलरेट कर ही नहीं पा रही है ऑपोजिशन को, तो लोग समझेंगे कि हम आजाद नहीं है, वो रिप्रेस है, और ये रिप्रेस करके रखते हैं। प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन होती है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। आपने ये खुद भी देखा होगा कि जी जब अयूब खान का दौर था, तो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर ये क्या नाम है, जमीयत वगैरह का सारा सिस्टम था, इन सब पे बैन कर दिया, ठीक है। प्रेस पे जहां भी डिक्टेटरशिप होगी वहां प्रेस पे बहुत ज्यादा पाबंदियां होती है, और ये प्रोपेगेंडा के यूज करते हैं कि जिन पर हम पाबंदियां लगा रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर हम डिक्टेटरशिप में हिटलर की बात करें, तो हिटलर का एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, और उसका ये कहना था कि आप झूठ इतने बोलो कि वो सच लगने लगे, ठीक है। तो प्रोपेगेंडा इस तरह ही किया जाता है कि वो झूठ बोलते हैं, लोगों को ना वो चीजें दिखाते हैं जो है ही नहीं। फिर क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट। अब ऑब्वियसली एब्सोल्यूट गवर्नमेंट आ जाती है क्योंकि वन मैन शो है, ऑल पावर इन वन हैंड, ठीक है। लोगों को पॉलिटिकल पार्ट जो है सारा सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया जाता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नॉर्मली वही लोग जो है गवर्नमेंट के कामों में मौजूद होते हैं जो कि रूलर को खुश रख सके या रूलर जिनसे खुश हो, ठीक है। तो लोग फिर ना गवर्नमेंट में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, उनकी तरफ से भाड़ में जाए जो भी ये काम करने हैं। तो क्या है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसमें बन ही नहीं सकती,
जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो ही सब, उसी के पास सारी की सारी पावर है और वो किसी को अकाउंटेबल भी नहीं है। एंटी डेमोक्रेटिक सारा पावर डिफ्यूजन है ही नहीं। अब नॉर्मली जो डिक्टेटर्स होते हैं ना, तो क्या करते हैं, कंट्री को वॉर की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली वायलेंस, वॉर और विक्ट्री वगैरह में ना बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। और ज्यादातर डिक्टेटर्स ना, हमने देखा है, हमारी तो हिस्ट्री में यही है कि मिलिट्री से आते हैं। तो वो क्या कहते हैं, हमारी भी जितनी भी जंगे हुई है ना, सारी की सारी इन्हीं के दौर में हुई है। ज़िया के दौर में, मुशर्रफ के दौर में, अयूब खान के दौर में 65 की वॉर। ठीक है। तो ये जो मतलब समझ लें डिक्टेटर्स है ना, ये कंट्री को हमेशा वॉर की तरफ लेके जाते हैं, जिससे कंट्री क्या होती है, मतलब आप समझ लो कि प्रोस्पेरिटी जितनी भी आई होती है ना, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, वो सारी की सारी फिर जंगों की नजर हो जाती है। जैसे हमारे पास हिटलर और मॉसोलिनी की भी एग्जांपल है। इन सब ने, इन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू करवा दी थी, जिससे कंट्रीज, मतलब जो दूसरी कंट्रीज हैं या पूरी दुनिया, उसने बहुत सफर किया था। वैसे अगर वर्ल्ड वॉर 2 ना होती ना, तो पाकिस्तान भी नहीं बनता, क्योंकि ब्रिटेन फिर छोड़ता ही नहीं ना, वो कमजोर होता। तो वो एक ब्लेसिंग डिस्गाइज थी हम लोगों के लिए। अच्छा, फिर क्या है, डिक्टेटर डू नॉट लीव कैपेबल सक्सेसर्स, ठीक है, बिहाइंड। अब डिक्टेटर खुद तो रूल करता है बहुत ज्यादा एबिलिटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ, लेकिन क्या वो अपने पीछे कुछ कोई ऐसा इंसान नहीं छोड़ पाता जो उसकी जो है गवर्नमेंट को सही तरह चला सके उसी की तरफ। ठीक है। हमारे पास इसकी ना एक एग्जांपल है, मतलब हिटलर की भी देख ले, मौसोलिनी की भी देख ले, इनके मरने के बाद इनके पीछे कोई भी नहीं था जो इनकी तरह लेके चलता। स्टालिन के पीछे भी कोई नहीं था जो स्टालिन की तरह लेके चलता। ठीक है। तो क्या हुआ कि कंट्री जो है ना, उसको बहुत ज्यादा लॉस होता है जब ये डिक्टेटर मर जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे फ्रंट्स पे वॉर छेड़ी हुई होती है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर कंट्री सफर करती है, क्योंकि कोई इतना एफिशिएंट लीडर ही नहीं होता जो कंट्री को उन हालात से निकाल सके जो पैदा हो चुके थे। फिर हमारे पास, मेरे पास एक जहन में और एग्जांपल आ रही थी, जहन से निकल गई। हाँ, इंग्लैंड में था एक बंदा, ओलिवर क्रॉमवेल, जिसने सिविल वॉर में लीड किया था पार्लियामेंट को, और जब सिविल वॉर जीत गए थे ये मोनार्की से, तो ओलिवर क्रॉमवेल वहां का डिक्टेटर बना था, डिक्टेटर रूलर। ठीक है। और इंग्लैंड को रिपब्लिक बना दिया था। उसने तकरीबन 16-17 साल रूल किया, और जब उसकी डेथ हो गई तो फिर कंट्री दोबारा मोनार्की पे ही आ गई। ठीक है। क्योंकि कोई कैपेबल सक्सेसर ही नहीं था। और वो जो गवर्नर्स थे जो इसने अपॉइंट किए थे ओलिवर क्रॉमवेल ने, वो चाह रहे थे कि हम अपनी अपनी स्टेट लेके ना लैंड होते, हम उसके रूलर बन जाएंगे। तो अगर उसमें मोनार्की ना आती ना, तो इंग्लैंड सारा टूट जाता दोबारा। फिर क्या है, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अब शुरू में हमने पढ़ा है कि राइट्स एंड लिबर्टीज को कटेल कर रहे हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल को कोई इंपॉर्टेंस दे ही नहीं है। सारा का सारा फोकस जो है वो स्टेट के ऊपर होता है, स्टेट की वेलफेयर के ऊपर। स्टेट को तरक्की देनी है, डेवलपमेंट देनी है, और इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में कोई काम ही नहीं हो रहा होता। लोगों को राइट्स ही नहीं दिए, लिबर्टी ही नहीं दी, तो उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, एक आप समझ लो कि ऐसी कंट्री जहाँ डिक्टेटरशिप है, लोगों को राइट्स एंड लिबर्टीज नहीं मिल रहे हैं, वहाँ इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इंडिविजुअल हैप्पी भी नहीं है। जैस मिल ने कहा था ना कि लिबर्टी होगी तो हैप्पीनेस होगी, तो लिबर्टी नहीं है और हैप्पीनेस भी नहीं है। फिर फियर ऑफ रिबेलियन एंड रेवोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब है, जैसे डिक्टेटर जो है वो सप्रेस करके एक तरह से रूल कर रहा है, हर चीज को सप्रेस करके, रिप्रेस करके रूल कर रहा है, पावर के साथ रूल कर रहा है, फोर्स के साथ रूल कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को आगे नहीं आने दे रहा। तो अब क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के हिमायती लोग हैं वो तो चाहेंगे कि यार ये जाए यहाँ से, ताकि हम लोग जो है अपने आप को अपनी तरीके से रूल करने करें। ऑब्वियसली वो वैसे भी अकाउंटेबल भी नहीं है किसी को। तो अगर लोग चाहेंगे ये डिस्पॉट हो गया, टायरेंट हो गया, तो वो किसके पास जाएंगे। ठीक है। तो एक तरह से ना रिबेलियन और रेवोल्यूशन का खतरा रहता है, जब लोगों को लगता है ना कि रूलर थोड़ा सा वीक हो गया, डिक्टेटर थोड़ा सा वीक हो गया, तो दे ट्राई टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। ठीक है। और यहाँ पर हमेशा ऐसे हुआ है, जैसे मुशर्रफ के टाइम में भी, और अयूब अयूब खान के टाइम में भी, जिया के टाइम में नहीं, खैर ऐसा हुआ। लेकिन आप देखते हो उस टाइम पे भी, जब हुदूद ऑर्डिनेंस आया था, तो बहुत सारी औरतों ने एक तरह से
क्या कहते हैं, धरने दिए थे, ठीक है। तो रेवोल्यूशन और रिबेलियन का हमेशा खतरा रहता है क्योंकि लोग रिप्रेस हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये क्या है, ये ना डिक्टेटरशिप से भी ऊपर की चीज है और गई गुजरी चीज है। ब्लाइंड सबमिशन है एक अथॉरिटी को, ठीक है, और टोटली अपोज्ड है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड थॉट एंड एक्शन के ऊपर। इवन के बंदा सोच भी नहीं सकता वो इजहार क्या करे, ठीक है। तो ये अथॉरिटेरियन सिस्टम है, ठीक है। अब कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है इसमें, मतलब ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में हो सकता है, अथॉरिटेरियनिज्म मोनार्की में भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप में भी हो सकता है। लेकिन अगर मोनार्क या अथॉरिटर वो क्या नाम है डिक्टेटर जो है सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है या किसी स्मॉल एलीट के पास हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ये अथॉरिटेरियन है, ठीक है। फिर वो लोगों के कत्ल कर रहा है, जायदादें जब्त कर रहा है, उनकी औरतें उठवा रहा है, उनके बच्चों से काम करवा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो ऑल इन ऑल अथॉरिटेरियन। इवन कि अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ये लोग यहाँ तक कंट्रोल करते हैं, रूलर यहाँ तक कंट्रोल करते हैं लोगों को कि किसने किससे क्या देखना है, टीवी पे क्या देखना है, बाल कैसे कटवाने हैं, कपड़े कैसे पहनने हैं, ठीक है। तो जो लीडर्स होते हैं ना वो आर्बिट्रेरली पावर को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं विदाउट रिगार्ड टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लॉज। मतलब जो लॉज हालांकि मौजूद है लेकिन अपनी मर्जी से चल रहे होते हैं, ठीक है। जो उनका दिल कर रहा होता है वैसे चल रहे होते हैं और वो अकाउंटेबल नहीं होते किसी को। और सिटीजन इनको रिप्लेस भी नहीं कर पाते कि कोई इलेक्शन वाला सिस्टम भी नहीं है यहाँ पे, कोई कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज पे, ऑब्वियसली यहाँ पे भी बैन होता है, ठीक है। कोई बना नहीं सकता, तो सिटीजन्स जो है उनके पास कोई चॉइस होती ही नहीं है सिवाय इनके कि यही रूल करते रहे वरना एनार्की आ जाएगी, ठीक है। तो द फ्रीडम टू क्रिएट opposition political parties and other alternative political groups with which to compete for the power with the ruling groups is either limited or non-existent in authoritarian regime। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी या तो बना ही नहीं सकते या फिर बहुत कम, मतलब इस बहुत कम इन सेंस के जिसको वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ कर देगी ना कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना लें वो बनाएगी, और वो पॉलिटिकल पार्टी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने की कोशिश करेगी, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, ये हमारे पास है एक फिलोसफर, उन्होंने फीचर्स बताए, ए आर बॉल ने अथॉरिटेरियन स्टेट के फीचर्स बताए हैं। सबसे पहला क्या है, लिमिटेशन ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर भी यही चीज है, अथॉरिटेरियन है अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन वगैरह या तो लिमिटेड होंगे या होंगे ही नहीं, ठीक है। आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अब मतलब रेशलिज्म या फंडामेंटलिज्म या नेशनलिज्म की कोई आइडियोलॉजी ले आएंगे और उस पे कहेंगे कि लोगों को हम जो है स्टेट की पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग जो है वो आपको बहुत सुपीरियर बनाना चाहते हैं, हमारे पास एक आइडियोलॉजी है, फाइन। तो वो एक तरह से ना लोगों को एक ड्रीम दिखाते हैं ब्राइटर फ्यूचर की। देन रूलर्स जो है वो ऑल इन ऑल होते हैं, वो डिटरमिन करते हैं तमाम डिसीजंस को, ठीक है। लोगों से कुछ भी नहीं पूछा जाता ना, लोगों की से होती है अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डिपेंडेंस ऑन कोएर्शन एंड फोर्स, सारी की सारी डिपेंडेंस फोर्स और कोएर्शन पे होती है। इवन कि अगर नॉर्थ कोरिया में चले जाओ ना तो वहां आप 4-5 लोग खड़े भी नहीं हो सकते एक जगह पे बात करने के लिए, क्योंकि वहां फोर्स का यूज किया जाता है। उनको लगता है कि अगर ये लोग खड़े होकर बात करेंगे हो सकते गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना कुछ बोल रहे हो, और पॉलिटिकल अथॉरिटी को ओबे करना लाजमी होता है। फिर क्या है, लेस इंपॉर्टेंस टू द राइट्स एंड लिबर्टीज। अभी तकरीबन ना डिक्टेटरशिप जैसी ही चीज है, यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ह्यूमन राइट्स की और लिबर्टीज की। जो भी है ना डिक्टेटर चाह रहा है कि बस मेरी मर्जी के मुताबिक हर कोई चले। जुडिशरी भी सारी इनके कंट्रोल में होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सब इनके कंट्रोल में होता है, सिविल लिबर्टीज का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। फिर अथॉरिटेरियनिज्म कैन इन्वॉल्व फैमिली रूल और मिलिट्री रूल। अब या तो कोई ट्रेडिशनल फैमिली ऑफ एलिट्स जो है वो रूल करी होगी, या फिर हो सकता है कोई आर्मी का बंदा आ गया जिससे पावर सीज की है कूप करके,
और उसने रूल करना शुरू कर दिया, वो अथॉरिटेटिवली चलाएगा कंट्री को अपनी मर्जी से। फिर क्या कह रहे हैं, आ स्मॉल ग्रुप यूजेस ऑल द पावर, एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसके पास तमाम पॉलिटिकल पावर होती है, जो किसी को अकाउंटेबल भी नहीं होता, वो सारे के सारे स्टेट के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा होता है, बेस्ड ऑन पावर एंड मैनिपुलेशंस। अब क्या कह रही है, मैनिपुलेशन सप्रेशंस जो है इसको यूज करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि देखें अगर हम चले गए ना, ये हमारा रूल नहीं हुआ तो आपके साथ जो है वो बहुत बुरा होगा, लोग जो है वो आपको जीने नहीं देंगे और दूसरी कंट्रीज आपके ऊपर अटैक कर लेंगी, आप गुलाम बन जाएंगे, इस तरह की बात है। ठीक है, तो ये सारी जो मैनिपुलेशन है, यूजर प्रोपेगेंडा है, पावर है, वो लोगों को जो है वो ऑब्लाइज करती है कि इनको फॉलो करें। फिर ब्यूरोक्रेसी जो है एज अ मेन टूल ऑफ द रूलर। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू जैसे पुलिस है और दूसरे रेंजर्स हैं, इनके थ्रू जो है ना वो लोगों को कंट्रोल किया जाता है। ये पुलिस देखेगी कि लोग वो काम कर भी रहे हैं या नहीं जो रूलर्स ने बताए हैं। ठीक है, जो लेजिस्लेचर ने डिफाइन कर दी है, ऑल दो लेजिस्लेचर भी सारा इनके कंट्रोल में होता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स, अब डिक्टेटरशिप की तरह ही सारी की सारी जो अथॉरिटी है सिर्फ कुछ हाथों में या एक हाथ में है, एक बंदे के पास है सारी की सारी अथॉरिटी। ठीक है, और वो चाहता है कि अथॉरिटी हमारे पास ही रहे, वो यहाँ से जाए ना कहीं। और समटाइम्स क्या होता है, ये लोगों को धोखा देने के लिए ना, एज आई सेड के पॉलिटिकल पार्टीज तो बनाने देते हैं, लेकिन वो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो होती इनके ही कंट्रोल में। ठीक है, वो एक्चुअली में इन ही के लोग होते हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई होती है, तो लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि देखिए हम तो आजादी दे रहे हैं, हमने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की है, लेकिन वो एक्चुअली में होती नहीं है, वो पावर इनके अपने हाथ में होती है। फिर यूज ऑफ प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा क्या होता है एक्चुअली में, मैंने बताया कि झूठ बताना, लोगों को मैनिपुलेट करना, तो कि भाई पीस डेवलपमेंट सिक्योरिटी लेकर आ रहे हैं हम, और आपकी खुशहाली के लिए तो काम करें, आपके लिए तो काम करें, हम आपके लिए तो हलकान हो रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा यूज करते हैं, हालांकि ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा होता, अपना रूल सिक्योर करने की कोशिश हो रही थी बस, और कुछ भी नहीं। फिर रूलर्स कंट्रोल द पब्लिक ओपिनियन, अब ये क्या चीज है, जब ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना, तो ये पब्लिक ओपिनियन को अपने हक में करने के लिए सारा प्रोपेगेंडा होता है, कि लोगों की हमदर्दी इनको मिले, या लोग समझें कि भाई हमारे पास सारे मसाइल का हल है, और कोई और रूलर या जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपके मसले मसाइल हल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये प्रेस पे भी सारा का सारा कब्जा इनका होता है, मीडिया भी सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो ये चाहते हैं, और जब मीडिया भी वही चीजें दिखा रहा है, इंटरनेट पे भी एक्सेस बहुत कम है लोगों की, तो फिर क्या है, पब्लिक ओपिनियन तो इनके हिसाब से मोल्ड होगी ना, रूलर कंट्रोल करेंगे पब्लिक ओपिनियन को। इवन कि चाइना का मैं कुछ अरसे पहले सुन रही थी, वहां पे भी तकरीबन समझ लो अथॉरिटेरियन रिजीम है चाइना में, तो वो उनका एजुकेशन सिस्टम ही उन्होंने इस तरह का डिजाइन किया है कि वो जो कंट्री के बच्चे हैं ना, वो अपनी कंट्री के साथ बहुत लॉयल है, अपने जो है वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके रूल के साथ बहुत ज्यादा लॉयल है। वो कहते हैं कंट्री अगर हमें इन चीजों से रोक रही है तो हमारी भलाई के लिए रोक रही है, हमारा फायदा है इस चीज में, वरना हम अपना नुकसान कर लेंगे, उन्हें बेहतर पता है कैसे चलाना है, इतना है। हालांकि वो बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन रूल है, हर जगह कैमरेज हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते लोग अपनी मर्जी से चाइना में। नेक्स्ट क्या है, टोटलिटेरियन रिजीम। अब ये क्या चीज है, ये अगेन डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रिजीम से भी ऊपर की चीज है, और एक दूसरी चीज है। इसके अंदर जो है ना, जो रूलर होते हैं वो पब्लिक लाइफ को तो कंट्रोल कर रहे होते हैं, प्राइवेट लाइफ को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये टोटलिटेरियन रिजीम जो है ना हमारे पास, हम नॉर्थ कोरिया में देखते हैं। ठीक है, अच्छा हम पढ़ लेते क्या है। इट्स नेम हैज द एसेंस ऑफ दिस कंसेप्ट टोटलिटेरियन, टोटल, हर चीज के ऊपर काबिज। ठीक है, this form of the rule maintain the total control over the society including all the aspects, ठीक है, तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट लाइफ इट्स सिटीजंस, तमाम लोगों को अपने काबू में रखा हुआ है, चाहे उनकी प्राइवेट लाइफ है चाहे उनकी पब्लिक लाइफ है। इवन कि मैं नॉर्थ कोरिया के वाले से सुन रही थी कि ना वहां पे नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी मर्जी से ना जो है मूवीज भी नहीं देख सकते, इंटरनेट भी नहीं यूज कर सकते,
कुछ ही लोगों के पास इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल है, बाकी लोग नहीं यूज कर सकते। और अगर किसी के पास अवेलेबल भी है ना सर्विस, तो वो भी सिर्फ लिमिटेड वेब्स तक, ठीक है, लिमिटेड वेबसाइट्स तक, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। वहां पर हेयर कट भी गवर्नमेंट बताती है कि हमारी मर्जी से करना, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ हेयर कट्स दे दी है, सिर्फ वही चलते हैं वहां पे, और उसके अलावा कोई और हेयर कट नहीं हो सकता। फिर इसके अलावा मैं ये भी देख रही थी कि वहाँ जीन्स की पैंट नहीं पहन सकते, और तकरीबन जो ड्रेस कोड उन्होंने दिया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, सिर्फ वही पहना जा सकता है, उसके अलावा कोई ड्रेस कोड नहीं पहना जा सकता। ऐसा ही है। और वहाँ के लोग ट्राई करते हैं कि हम भाग के किसी तरह साउथ कोरिया आ जाएं, लेकिन वो लोग वहां से निकलने भी नहीं देते। इवन के अभी पास्ट में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें नॉर्थ कोरिया की टीम हार गई थी, तो उन्होंने अपने टीवी पे ये चलाया कि नॉर्थ कोरिया की टीम जीत गई है, फीफा का वर्ल्ड कप ही जीत गई है, और उनके लोगों को यही पता है। और उनका अपना कैलेंडर है जो कि हमारी सेंचुरी से 1500 साल या पता नहीं कितने हजार साल जो है ना वो पीछे है उनका कैलेंडर हमारे कैलेंडर से। मतलब वो कंट्री इज हेल, वहाँ के लोगों के लिए हेल है, और वो उस पर एक फैमिली रूल कर रही है। पिछले दिनों क्या नाम था उसका, जेल से निकल गया मेरा उस रूलर का नाम। उसके दादा की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वहां से उनका साल शुरू हुआ हुआ, मतलब कैलेंडर का, ठीक है। अच्छा, ये टोटलिटेरियन स्टेट की एक एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। अभी जब कोरोना वायरस का इशू चल रहा था, तो हम सुनने में आया था कि वहां पर एक ही केस आया था कोरोना वायरस का, उन्होंने उसे गोली मार दी। वहां से आप निकल नहीं सकते, और वहां पे जा भी नहीं सकता कोई। नॉर्थ कोरिया अपना पास वो नहीं देते किसी को वीजा, और ना ही वहां से निकलने देते हैं। अच्छा, it theoretically permits no individual freedom, seeks to subordinate all the aspects of the individual life to the authority of the government. अब सीधी सी बात है, जो मैंने एग्जांपल दी उसके हिसाब से आप देख लें कि जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स, एक इंसान की जिंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करी है। अच्छा, एक और बात है कि वहां ना जगह जगह कुछ स्टैचूज लगे हुए हैं जो कि ना उनके रूलर के स्टैचूज हैं, जो मतलब कि ना, क्या मेरे जहन से ना उस बंदे का नाम निकल गया, उसके दादा के स्टैचूज लगे हुए। और अगर कोई वहां से गुजर रहा होता है ना, और वो उसको मतलब वो ना करे, उसके आगे ना झुके, तो पुलिस जो है उसको पकड़ के ले जाती है, उसको फाइन होता है इस चीज के ऊपर कि उसने वो झुका क्यों नहीं था वहां पे। और आप वहां पे उन स्टैचूज की जो है ना वो हाफ पिक्चर भी नहीं बना सकते, आपको पूरी पिक्चर लेनी पड़ेगी उसकी, इस पे भी फाइन होता है। This regime established a complete political, social, cultural control over the subjects and are usually headed by a charismatic leader. ठीक है। जब ना ये वैसे बना कब था, जब किम जोंग उन, यस 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 किम जोंग, मेरे जहन से नाम निकल गया था। किम जोंग उन का दादा जो है ना वो इनका लीडर था जब ना नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई हुई थी। इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, कम्युनिज्म की वॉर थी सारी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की कोल्ड वॉर चल रही थी तब जो है ना ये तब आजाद हुए थे, और इस बंदे ने उस टाइम पे बड़ा काम किया था नॉर्थ कोरिया को साइड पे करने का, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट हो गए थे कंट्रीज। अब साउथ कोरिया बहुत आगे है तरक्की में, क्योंकि वहाँ लिबर्टी बहुत ज्यादा है, लोग अपनी मर्जी से सारा कुछ कर सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया बहुत 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 पीछे है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, लोगों को इवन सोचने तक की आजादी नहीं है, ठीक है। तो वो उस टाइम का वो करिज्मेटिक लीडर था, अब नहीं है। जो किम जोंग उन है वो नहीं है, इसका दादा था। अच्छा, it involves a single party led by a dictator, an attempt to mobilize the entire population in support of the official state ideology, and an intolerance of activities which are not directed towards the goal of the state. ठीक है, एक आइडियोलॉजी बना दी, एक सिंगल पार्टी है, उसका लीडर है जो कि डिक्टेटर की तरह रूल कर है, और वो लोगों को मोबिलाइज करता है कि स्टेट की जो आइडियोलॉजी है, ऑफिशियल आइडियोलॉजी है, इसको आपने सपोर्ट करना है, और कोई भी एक्टिविटी जो स्टेट के गोल के अगेंस्ट होगी उस पर सजा दी जाएगी। इंटॉलरेंट होता है, बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट होता है। यूजुअली इन्वॉल्व्स द रिप्रेशन एंड स्टेट कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, लेबर यूनियन, चर्चेज एंड पॉलिटिकल पार्टीज। हर चीज पे इन्होंने कब्जा डाला हुआ है। दिस regime is essentially a modern form of the authoritarian state, ठीक है। टोटलिटेरियन जो है वो
अथॉरिटेरियन स्टेट के भी मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है, उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा कंट्रोल रखती है। अथॉरिटेरियन में तो चले प्राइवेट लाइफ के ऊपर कोई इतना वो नहीं होता स्टेट कंट्रोल, लेकिन ना टोटलिटेरियन में प्राइवेट अफेयर्स पे भी सारा कंट्रोल इसका होता है, गवर्नमेंट का, ठीक है। They give their people a dream of bright future but left them frustrated. मैं तो बताते हैं कि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, हम सबसे बेहतर है, हमसे अच्छी कौम कोई नहीं है, बहुत आगे जाएंगे, लेकिन लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतनी ज्यादा रिप्रेशन। कौन के अलावा तेरी बेस्ट फ्रेंड कौन, इसको पहले गालियां देती है फिर उसके साथ बैठ के बात करती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फीचर्स हैं टोटलिटेरियन के। सबसे पहले क्या है कि जी लिबरल डेमोक्रेटिक फेथ जो है ना इन रीजन के, भाई लोगों को सोच विचार करके फैसला करना चाहिए, लॉज बनाने चाहिए, इन सब के अगेंस्ट होता है, ठीक है। क्या है? अगेंस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक फेथ इन रीजन, ठीक है, अकल के दुश्मन है ये समझ ले आप। टोटलिटेरियन इज्म का क्या मकसद है? ये कहते हैं कि ना इंस्टिंक्ट पे भरोसा करें, इमोशंस पे भरोसा करें, एंटी इंटेलेक्चुअल है ये लोग। इंस्टिंक्ट और जो विल होती है जो कि उस टाइम पे ह्यूमन एक्शन को फोर्स कर रही होती है कि ये काम कर ले, ये काम कर ले, तो उस पे जाए आप, सोचे नहीं किसी एक चीज के हवाले से, सोच समझ के फैसला ना करें, ये वो इनके मुताबिक ये पागलपन है। फिर क्या है? इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। अब डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के अगेंस्ट है बिल्कुल ये कंसेप्ट, ठीक है। सिटीजन्स को ना ही कोई जो है वो एक तरह से आज़ादी दी है जैसे सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में होती है। ये कहते हैं कि जी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना वो स्टूपिड है, करप्ट है और स्लो मूविंग है, उनसे भी काम ही नहीं होता, फजूल बस लड़ते रहते हैं जाके, बस पार्लियामेंट में बैठ के जो पॉलिटिशियंस है बातें करते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं है। हेल्पलेस कंडीशन है इनकी, इनके मुताबिक, ठीक है। और इमरजेंसी के टाइम पे तो कोई काम कर ही नहीं सकते ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, तो ये बहुत अगेंस्ट है इस चीज के। फिर प्लूरलिटी डेमोक्रेसी, मतलब ये जो कंसेप्ट है ना ये हमारी समझ में नहीं आता, हुजूर। नेक्स्ट क्या है? एनिमी ऑफ फ्रीडम। टोटलिटेरियन स्टेट को हम देखते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी को कितना रिप्रेस किया इसने। मतलब आप जहाँ बाल भी नहीं अपनी मर्जी के कटवा सकते और कपड़े भी नहीं अपनी मर्जी के पहन सकते, इवन इंग्लिश नहीं बोल सकते आप वहां पे, मूवीज तो बहुत दूर की बात है, तो फिर क्या फ्रीडम होगी, ठीक है। इवन के जो इंडिविजुअल्स है ना उनको बोलने की, सोचने की और लिखने तक की भी आजादी नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल की फ्रीडम की बहुत ज्यादा जो है वो टोटलिटेरियन स्टेट में दुश्मनी है बहुत ज्यादा। प्रेस जो है वो उस पर सेंसरशिप रहती है और अपनी मर्जी की कोई बुक्स नहीं पढ़ सकते, रेडियो चैनल्स नहीं देख सकते, आप टीवी पे नहीं देख सकते चीजें, तो समझ लें कि क्या हालात होंगे। नेक्स्ट है स्टॉन्चली नेशनलिस्टिक, अग्रेसिव है, नेशनलिज्म का बहुत बड़ा बहुत ज्यादा मादा है, मिलिटेरिज्म है, ठीक है, एक्सपेंशनिज्म है। ये थोड़े से एसेंशियल फीचर्स हैं टोटलिटेरियन स्टेट के। ये कहते हैं कि ना जो हम लोग हैं ना हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, हम ऑर्गेनिकली खुद डेवलप करेंगे और हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो यूनिफाइड नेशनल इंटरेस्ट है और वो एक बंदा लेके हमें चल सकता है, मतलब जो लीडर है ना वो बताने की कोशिश करे कोई ऐसे है, ठीक है। तो जैसे इटली में और जर्मनी में जब नाजी पार्टी और फाशिस्ट पार्टी का राइज हुआ था ना तो हमने ये चीजें देखी थी, खासतौर पे मौसोलिनी ने तकरीबन यही काम किया था। उसने कहा था कि हमने ना अपनी मिथ बना ली है और हमारा मिथ फेथ है, ठीक है, हमारा मिथ फेट है और ये एक पैशन है और हमने इसको लाजमी परस्यू करना है, ठीक है। तो स्टॉन्चली नेशनलिस्टिक है, बस इटली है या जर्मनी है हिटलर के लिए और मौसोलिनी के लिए, बाकी सारी दुनिया जब बाहर में। फिर क्या है? अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रिलीजियन और रादर न्यू रिलीजन, ये एक तरह से ना एक रिलीजन ही बन जाता है। जो है ना हमारे पास मौसोलिनी ने तो ये काम करने की कोशिश की थी, ठीक है, कि जी इसको रिलीजन बनाने की कोशिश की थी कि लोग जो है बस फॉलो करें जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हम चाह रहे हैं उसको, बाकी और सारी चीजें छोड़ दें, सब चीजें छोड़ दें, ठीक है, एक तरह से हमारे गुलामों की तरह रहे। तो वो रिलीजन में यही बात होती है। अच्छा, फिर
use of propaganda and terror as an instrument to mobilize the people. अब एक तरह से ना क्या करते हैं ये स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेज है, सिनेमा है, रेडियो है, आर्ट है, लिटरेचर है, इन सब को इस्तेमाल करते हैं अपनी टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी को सर्व करने के लिए। जैसे मैंने चाइना में बताया अभी कि क्या करते हैं, चाइना में स्कूल लेवल पे ही सिलेबस ऐसा डिजाइन किया है कि वो जो बच्चे होते हैं ना, वो अपनी कंट्री के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। वो कहते हैं हमारी कंट्री जैसे करी ना हमारे साथ ठीक है, हम पे चाहे जितनी नजर रखी जाए ये फाइन, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। तो ये कैसे आता है, ये उन्हें वो किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो सिनेमास दिखाए जाते हैं, वो क्या नाम है, रेडियो ड्रामास, वो सब ऐसी चीज दिखाई जाती है ताकि लोगों के दिमाग में चीज बैठ जाए कि ये बहुत अच्छी चीज है टोटलिटेरियनिज्म। अदरवाइज जो है हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। तो और प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि जो है आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में बैठ जाए और लोग जो है वो एक तरह से गद्दारी करने की कोशिश ना करें हमारी आइडियोलॉजी से। फिर जनरल वेलफेयर अबव प्राइवेट इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब है, प्राइवेट इंटरेस्ट को तो देखा ही नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ वो जो कंट्री की बेहतरी के ऊपर, या समझ लें कि कुछ पॉलिसी जो उन्होंने बना ली है जो उन्हें लगता है कंट्री की बेहतरी के लिए सिर्फ वही परसू की जाती है, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म की कोई भी एक तरह से क्या लें कोई अहमियत ही नहीं है, ना उनके लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी टोटलिटेरियन स्टेट की। हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। आपको कोई सवाल है तो पूछ लें।